सो हेलो हेलो हेलो, एक बार आपका फिर से स्वागत है यहाँ पे प्रवीण जीएस एकेडमी में। और आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पोर्चुगीज़ को। तो हमने सारा कुछ देख लिया था, पोर्चुगीज़ ने क्या किया था, कैसे उनका यहाँ पे आना हुआ, उन्होंने क्या क्या सेटलमेंट्स बनाए, एंड मैनी मोर थिंग वी हैव बीन एक्चुअली रिकॉर्डेड इन दैट क्लास। इस क्लास में हमको देखना है कि अब पोर्चुगीज़ के बाद कौन आता है। तो पोर्चुगीज़ हमको पता है यहाँ पे कौन आता है, तो बेसिकली आते हैं डच। अब ये डच क्या चीज़ है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले लास्ट लेक्चर में आपको क्या बोला था कि पोर्चुगीज़ हमारी कंट्री में कब आए थे, 1498 में। अब यहाँ पे पोर्चुगीज़ के आने के बाद ये हमको समझना है कि यूरोप के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही थी। चेंज क्या क्या हो रहा था, सबसे पहले जब पोर्चुगीज़ आए तो पोर्चुगीज़ अब यहाँ पे पोर्चुगल जब जाएंगे तो काफ़ी वेल्थ, काफ़ी पैसा वैसा बटोर के लेके जा रहे थे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लग रहा था अब कि भाई ये पोर्चुगीज़ पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब पोर्चुगल ऐसा क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। धीरे धीरे यूरोप में ये बातें पता चलने लग गई और बहुत सी कंट्रीज धीरे यूरोपियन कंट्रीज जो नेवल एंटरप्राइज है यानी समुद्री खोज में निकलने लग गई। तो जैसे कि आपको पता है कि पोर्चुगीज़ ने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया का जो वाटर रूट है वो ढूंढ लिया था, तो बाकी कंट्रीज को तो आसान हो गया कि भाई इजीली हम यहाँ पे इंडिया में पहुँच सकते हैं। तो पोर्चुगीज के आने के तकरीबन 100 साल बाद एक दूसरा कंट्री आता है और जिसका नाम रहता है डच। तो डच इंडिया में कब आता है, तो ये आता है 1602 में। ठीक है, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं, याद रखिएगा। सबसे पहला ये कि जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हुआ 1600 में, और जब डच वाले इंडिया में आए 1602 में, ये दोनों के समय कौन किंग था, तो किंग था जहांगीर। सॉरी, कौन किंग था, नहीं, दोनों कंपनी जब यहाँ पे बनी तो उस समय बेसिकली किंग कौन था, मुगल एम्परर, वो था अकबर। हाँ, ये आप याद रख सकते हैं कि जब डच इंडिया में आए तो उस समय इंडिया का मुगल एम्परर कौन था, तो वो था बेसिकली यहाँ पे अकबर। बिकॉज ब्रिटिशर्स के समय में कौन था, तो ब्रिटिश के समय में कौन था, जहांगीर। क्योंकि जहांगीर कब राजा बनता है, तो अकबर के मरने के मतलब 1605 में यहाँ पे जहांगीर क्या बनता है, राजा बनता है, 1605 से लेके 1627 तक। तो ये बेसिकली आपको एक फैक्ट है जो आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहला क्या है कि डच एक्चुअली केम टू इंडिया नॉट टू बिल्ड एन एम्पायर बट टू डोमिनेट द प्रॉफिटेबल स्पाइस ट्रेड। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डच हमारी कंट्री में कोई भी एक्सपांसन करने नहीं आए थे, ना ही वो किसी तरह का कोई यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपांसन करने आए थे, जमीन लूटने आए थे। उनका कोई मकसद नहीं था कि इंडिया के अंदर वो किसी तरह का एम्पायर क्रिएट करे। उनका बेसिक एक ही पर्पस था कि मुझे यहाँ पे करना है स्पाइस ट्रेड। और स्पाइस ट्रेड क्यों, बिकॉज स्पाइस का डिमांड बहुत है यूरोप के अंदर, तो जितना हो सके उतना हम प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकें। तो इसीलिए डच इंडिया में आया था। उनका मेन पर्पस था ट्रेड करना। वो नहीं चाह रहे थे कि इंडिया के अंदर मुझे पोर्चुगीज या ब्रिटिश की तरह मुझे यहाँ पे एम्पायर बनाना है या फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट्स बनाने हैं, स्लेवरी, ये सब उनका कुछ मकसद नहीं। मकसद क्लियर था उनका, ट्रेड करना। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 16th सेंचुरी में आपको पता है कि यूरोप के अंदर बहुत डिमांड था किसका, तो एक तो स्पाइसेस का, तो ब्लैक पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, सिनेमन हो गया। देखो रीजन एकदम क्लियर आप समझ लो कि यहाँ पे यूरोप के अंदर स्पाइसेस का ट्रेड क्यों है, बिकॉज फूड प्रिजर्वेशन। देखो यूरोप के अंदर वैसे ही बहुत ठंडी रहती है और यूरोप वाले अधिकतर क्या खाते हैं, हॉट फूड खाते हैं, मतलब गर्म कंजम्पशन उनको पसंद है। तो मीट हो गया और चिकन हो गया, ये नॉर्मली उनके फेवरेट फूड्स हैं ड्यू टू दी जोग्राफिकल कंडीशन। अब इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको तरोताजा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको चाहिए स्पाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो ये इनका मेन पर्पस था। तो मेन पर्पस क्या था, फूड को प्रिजर्व करना। और डच इंडिया में आए थे क्या करने के लिए, स्पाइस ट्रेड करने के लिए। उनका कोई मकसद नहीं था कि हम किसी भी तरह का यहाँ पे एम्पायर क्रिएट करें या फिर इंडिया को कॉलोनी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखो डच से पहले ही यहाँ पे क्या था कि डच से पहले यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, मोनोपोली किसकी थी, वो थी बेसिकली पोर्चुगीज की। बिकॉज देखो पोर्चुगीज ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे, उन्होंने काफ़ी अपने सेटलमेंट्स बना लिए थे। जैसे वास्को डी गामा आया था, फिर कैलब्रेज आया था, उसके बाद एक्चुअली फिर निन्नो डी कुंचा, एल्बेक क्यूरिक आ गया, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो गए। तो यहाँ पे पोर्चुगीज ने क्या किया था कि अरेबियन सी पे पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा था।
क्योंकि उन्होंने अरब्स को तो हरा दिया था, तो अरेबियन सी पे यहाँ पे पूरी तरीके से क्या था, कंट्रोल किसका था, तो कंट्रोल था यहाँ पे पोर्चुगीज का। पोर्चुगीज का काफी कंट्रोल था अरब्स के अंदर, और उन्होंने कार्जा सिस्टम क्रिएट कर दिया था ताकि कोई भी जो शिप है वो उनकी परमिशन के बिना इंडिया में एंटर ना हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे डच को ये तो पता था भाई कि हम यहाँ पे जो पोर्चुगीज है उनसे डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्टली एशिया के साथ ट्रेड करेंगे। मतलब यहाँ पे पोर्चुगीज जो है उनसे हम कोई स्पाइसेस नहीं लेंगे, उनको हम मिडल मैन नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंडिया में जाएंगे, एशिया में जाएंगे और वहां से ट्रेड करेंगे। एक और रीजन है पोर्चुगीज के इंडिया में आने का, क्या रीजन है वो, अब देखो 1581 में क्या होता है कि जो हॉलैंड है, यानी जिनको हम डच भी बोलते हैं, ठीक है, हॉलैंड के लोगों को ही डच बोला जाता है, ठीक है। अब 1581 में क्या होता है कि ये लोग जो हैं स्पेन से आज़ाद हो जाते हैं। अब इस बात को समझ के रखना कि जो हॉलैंड है ना, मतलब जो डच है वो किसकी कॉलोनी थी, स्पेन की कॉलोनी थे। लेकिन 1581 में यहाँ पे क्या होता है कि ये आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद होने के बाद ये पार्टिसिपेट करते हैं नेवल एंटरप्राइज में। ये भी डिसाइड करते कि हम भी चलो कुछ एडवेंचर करेंगे और हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, स्पाइस ट्रेड, स्पाइस खेलेंगे। तो एक तो ये क्या हो गया, 1581 में ये आजाद हो गए। ठीक है, अब यहां पे फिर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1600 में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1602 में। और उसी साल क्या हुआ कि डच इंडिया में आ भी गए, जैसे कंपनी स्टैब्लिश हुई डच आ गए। अब देखो जो वीओसी था ना, जिसको मतलब मुझे माफ करना कि इसको डच में कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वेरेगेंडी और जो भी बोलते हो, ठीक है, बट यहाँ पे जो वीओसी था वो वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी था। ठीक है, ये सबसे पहले आपको समझना। जैसे आज हमने देखा है ना कि सीईओ होते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, वैसे ही यहाँ पे वर्ल्ड फर्स्ट एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनी कौन था, तो वीओसी था। अब इनको चार्टर मिल गया किसका, वहां की जो गवर्नमेंट है, डच गवर्नमेंट ने, उसने इनको चार्टर दे दिया ट्रेड करने का, जो फोर्ट है उसको बिल्ड करने का, आर्मी, ट्रीटी, सब कुछ। मतलब आप सारी चीजें कर सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है। ठीक है, फुल फ्रीडम है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। देखो एक और चीज आपको बताता हूं कि डच का मेन फोकस इंडिया में नहीं था कि इंडिया में आके व्यापार करना है। उनका मेन फोकस ये था कि हमको यहाँ पे जाना है मलय आर्किपेलागो। मलय आर्किपेलागो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। तो उनका मेन पर्पस था कि हमको बेसिकली इंडोनेशिया में ही जाना है, और आखिर तक उन्होंने इंडोनेशिया को ही अपना यहाँ पे टेरिटरी कॉलोनी बना के रखा, बिकॉज उनका मेन फोकस इंडिया नहीं था, उनका मेन फोकस इंडोनेशिया था। ठीक है, जो मलय आर्किपेलागो था, बिकॉज वहां पे स्पाइसेस काफी अच्छे थे। नेक्स्ट, अब वीओसी फेमस क्यों है, बिकॉज एक तो पहला मल्टीनेशनल कंपनी है। देखो पहले क्या था ना कि वीओसी के जो शिप्स होते थे, ठीक है, इस तरीके शिप्स होते थे, तो ये पहला कंपनी था कि ये शेयर इशू करता था। जैसे आज आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे देखा जाए तो शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो बेसिकली शेयर मार्केट्स हैं। वैसे उस समय पे भी क्या था कि शेयर कंपनी हुआ करती थी, मतलब कि डच पहली कंपनी पूरे वर्ल्ड में बनी उस समय जिसने अपने लोगों को शेयर देना स्टार्ट किया कि आप हमारे शिप्स में पैसे लगाइए और इसका शेयर लेकर जाइए। ठीक है, और ये धीरे धीरे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनी बन गई। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि भाई हमको यहाँ पे स्पाइस ट्रेडेड को मोनोपोली क्रिएट करना, मतलब पूरी तरीके से मोनोपोलाइज करना है, पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस खत्म करना है। मतलब इस बात को आप समझ के देखो कि जहां जहां पोर्चुगीज के सेटलमेंट्स है ना, वो सारे सेटलमेंट्स को ये तबाह करते जा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई यहां पे कि जितने भी सेटलमेंट्स पोर्चुगीज के थे, एक तो क्या हुआ कि इंडोनेशिया में इन लोगों ने पोर्चुगीज को हरा चुके थे, ये लोग, दे डिफीटेड द पोर्चुगीज इन इंडोनेशिया। तो इनका जो नॉर्मली क्या था, कॉन्फिडेंस था, वो काफी बूस्ट था। और दूसरा इनका क्या था कि इनको बेसिकली यहाँ पे मैरीटाइम जो समुद्री व्यापार है उसको पूरी तरीके से डोमिनेट करना था। जैसे अरेबियन सी को डोमिनेट कौन कर रहा था, पोर्चुगीज, लेकिन ये पोर्चुगीज से अब ये आगे निकलना चाह रहे थे और ये बेसिकली मैरीटाइम जो ट्रेड है उसको डोमिनेट करना चाह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अब इनके सेटलमेंट्स क्या है, देखिए जो डच थे ना, वो बेसिकली हमारी कंट्री में कुछ ज़्यादा उनका हुआ नहीं, तो बहुत अगर आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। कुछ उनके सेटलमेंट्स हैं, जैसे उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री खोला था मसूलीपट्टनम, ये आप याद रख सकते हैं फैक्ट के लिए। ठीक है,
फर्स्ट फैक्ट्री इन कहा, मसूलीपट्टनम, पुलिकट में खोला, मसूलीपट्टनम, ये सारे के सारे उनके सेटलमेंट से। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अब धीरे धीरे डच की राइवलरी स्टार्ट होती है। मेन राइवलरी किसके साथ, बिकॉज देखो यहाँ पे 1498 में पोर्चुगीज आ चुके हैं, 1602 में यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं डच आ चुके हैं, यहाँ माफ कीजिएगा मैंने फ्रेंच लिख दिया, डच आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली 1608 में ब्रिटिश भी आ चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि तीनों के बीच में बेसिकली क्या क्रिएट हुआ है, तो राइवलरी क्रिएट हुआ है, तीनों के बीच में राइवलरी। लेकिन जो मेन राइवलरी क्रिएट होती है वो डच और ब्रिटिश के बीच में होती है। क्यों, बिकॉज देखिए यहां पे क्या होता है, अब इनका धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है डच के साथ वो ये होता है बैटल ऑफ बेदारा। आप सभी को पता है कि 1757 में यहां पे क्या हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने लड़ा है क्या, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी लड़ लिया। बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है किसका, ब्रिटेन का, वो काफी स्ट्रेंथन हुआ है, काफी स्ट्रांग हुआ है। एक तो ये समझिए, तो पैसे के मामले में अब आगे हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1759 में इनका जो होता है वॉर होता है, बैटल होता है, वो डच वर्सेस ब्रिटेन होता है। और इसमें वो डच को बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग हराते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, डच को हराते हैं, तो अब रीजन क्या होता है समझते, हारने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे डिसाइड ये होता है डच के हारने के बाद ब्रिटिश और डच के बीच में कि देखो भाई अब तुम हार तो चुके हो, तो अब हम क्या करेंगे। तो वेरी सिंपल क्या करना है कि सबसे पहली बात तुम लोग चले जाओ यहाँ पे इंडोनेशिया में। तो डच को ब्रिटिश ये बोल देते हैं कि आप लोग इंडोनेशिया में सेटल हो जाओ, हम इंडोनेशिया को छोड़ देते हैं, हम इंडिया में सेटल हो जाते हैं। मतलब कि जितनी भी टेरिटरी डच की है, ठीक है, वो ब्रिटिश ले लेंगे, इंडिया के अंदर जो भी उनकी टेरिटरी थोड़ी बड़ी थी, और इंडोनेशिया पूरा का पूरा किसके पास चला जाएगा, डच के पास चला जाएगा। तो ये बेसिकली यहां पे क्या होता है, डिसाइड होता है बिटवीन डच और ब्रिटेन कि डच इंडोनेशिया सेटल हो जाएंगे और जो ब्रिटेन है वो इंडिया में सेटल्ड हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। कुछ रीजंस थे उनके डिक्लाइन के, एक तो उनका मेन पर्पस था कि हमको इंडोनेशिया में जाना, उनका फोकस शुरू से इंडोनेशिया था। ब्रिटिश का कंपटीशन वैसे ही बहुत हाई था, मिलिट्री डिफीट हो चुका था, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है कि डच जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज समझते हैं कि फाइनली 1799 तक आते आते, ठीक, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली उनका बोरिया बिस्तर पैक हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और घर चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको एक माइंड मैप दे दिया है इजीली, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से रिवाइज कर पाओ, बिकॉज इसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को आपको सेटल्ड कर दिया है। सो यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे टाइमलाइन है, आप समझ सकते हो, डच कब आए, कौन सी फैक्ट्री उन्होंने पहली बार खोला, डच का ट्रेड नेटवर्क कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन उनका क्या क्या था, क्या रीजंस था, क्या उनकी लेगेसी थी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ इसके अंदर पूरी तरीके से माइंड मैप में क्रिएट कर दिया है, ताकि आप रिवाइज कर सकें, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज़ फॉलो प्रवीण जीएस एकेडमी। थैंक यू सो मच।